उपेंद्र कुशवाहा के कोर टीम के हिस्सा रहे सुभाष कुशवाहा को अपने पास ले आया है, तो वहीं आरसीपी सिंह को भी ला करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है कि लौकुश समीकरण का जो वोट है करीब 8% के आसपास, उस वोट बैंक को अपने पास वो लेकर के पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार का 15% कांस्टेंट वोट मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के वोट में कोई शंदबाजी नहीं हो। उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में हैं तो उनका भी कुछ वोट प्रतिशत 1-2% आएगा ही आएगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि आप हमें दूध देंगे तो मैं उसे मथ करके उसका बेहतर जो होगा वो निकाल करके आपको दूंगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात लेकर के। और आज भीतर की बात में हम थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे, क्योंकि जो पिछले 72 घंटे में बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, उसके बाद से कई संभावनाएं नई नई पैदा हो गई हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर का लगातार एक्शन में आना, रोज रोज नए नए जो आइडियाज हैं उसको लेकर के आना, नए लोगों को ज्वाइन कराना, संगठन को अलग तरह से मोड़ देना, और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने अपना रोल बदल लिया है। इसके क्या असर होंगे बिहार की राजनीति पर, क्योंकि उनके रोल बदलने को हमने देखा है इससे पहले भी। दूसरी तरफ जो सबसे मजबूत दो गठबंधन है, दोनों की स्थिति क्या है, दोनों की स्थिति का अगर तुलना किया जाए तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर के लिए एक विशेषता तो जरूर है कि वो 243 सीटों पर अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अगर उनके साथ किसी को लड़ना है तो उनको अपनी पार्टी उनके साथ विलय करके समाहित करके और आना पड़ेगा, जैसा कि आरसीपी सिंह ने किया भी। आगे बात दोनों गठबंधन की जब हम करेंगे तो प्रशांत किशोर दोनों गठबंधन के बीच में जो तीसरा कोण पैदा हो रहा है उसने बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित हुआ है, और नीतीश के साथ साथ भाजपा दोनों की कैसे खटिया खड़ी करने में प्रशांत किशोर लग गए हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के लिए भी उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं अलार्म तो बजा दिया था उन्होंने उपचुनाव में। अब इन सारी परिस्थितियों को जब रोल बदलता है किसी का, तो रोल बदलने के बाद वो क्या करता है वो आपको पता है, क्योंकि नए नए रोल में नई चुनौतियां होती हैं। उस चुनौतियों को सामना करने या फिर चुनौतियों से भाग जाने, यही दो स्थिति हो सकती है। प्रशांत किशोर चुनौतियों को बार बार पिछले 3 साल से लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपने आप को पूरी तरह से समझिए तो उससे पैबंद की तरह लगा दिया है। जिस तरह से पजामा बिना नाड़े के नहीं रह सकता है, नहीं टिक सकता है, वैसे ही बिहार की राजनीति के लिए वो नाड़े वाला काम जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उनका हटना और आपका बिहार की राजनीति का पर्चे खुल जाना, नंगा हो जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति में उन्होंने एक नए गठजोड़ की तैयारी शुरू की है। आपको याद होगा कि ऐसे करीब 4 महीने 5 महीने पहले इस बात को लेकर के हमने एक विश्लेषण किया था, जिस विश्लेषण में हमने बताया था कि प्रशांत किशोर सबसे बड़ा वोट बैंक जो है उस पर वो धाड़ मार रहे हैं, रेड मार रहे हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कहां से किया, तो अति पिछड़ा समाज को अपने पक्ष में करने की शुरुआत की। आपको याद होगा रामबली चंद्रवंशी से लेकर के अति पिछड़ा समाज के कई ऐसे नेता हैं, जिसमें आपने संतोष महतो को भी देखा होगा। कई नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ करके उन्होंने अति पिछड़ा का एक बड़ा नेक्सस तैयार किया, और उन्होंने वादा भी किया कि वो 36% अति पिछड़ा है तो 243 सीटों में से 36% उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनके उम्मीदवार खड़े करेंगे। यहां से उनकी नजर दूसरे खेमे में पड़ी, और सबसे बड़ा वोट बैंक जो था, अगर तेजस्वी यादव को डैमेज करना था, उनकी टांग तोड़नी थी, तो वो था मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करना। उसके लिए उन्होंने मुनाजिर हसन से लेकर के और कई मुस्लिम नेताओं को, बड़े नेताओं को अपने पक्ष में लाया। आज भले वो साथ उनके नहीं है, लेकिन जो समाज उनसे जुड़ा उनमें स्पार्क देखा, और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं मुस्लिम समाज की 17% 16% जो भी उनकी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से मैं 243 में से सीटों का बंटवारा करूंगा और उन्हें उम्मीदवारी दूंगा। उपचुनाव में 4 सीटों में ही एक मुस्लिम को देकर के उन्होंने इस बात को बता दिया कि वो पूरी तरह से कमिटमेंट के पक्के हैं। इसके बाद नंबर आता था नीतीश कुमार के सबसे हिडन और कोर वोटर का, महिलाओं का। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार उनके पास पहुंचे, उन्हें बताया कि वो कैसे अपने घर परिवार के साथ प्रशांत किशोर से जुड़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, रोजगार का सृजन कर सकती हैं, और घर बैठे कैसे वो अपने परिवार के लिए एक बड़ा सहयोगी बन सकती हैं, आर्थिक मदद कर सकती है। इसके लिए भी उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा कि मैं आपको रेवड़ियां नहीं बांटूंगा,
मैं आपको मछली नहीं खिलाऊंगा बल्कि मछली मारना सिखाऊंगा। और यहां से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के 35 साल के शासन का, उससे पहले कांग्रेस के शासन का पूरा खाका खोल करके रख दिया। आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर आइडिया और डाटा, ये दो चीजों के मास्टर कहे जाते हैं। जैसे ही उनका रोल बदलता है, मैं कई दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से लगातार कह रहा हूं, जब से उन्होंने आरसीपी सिंह को ला करके एक बड़ा ट्विस्ट पैदा किया है बिहार की राजनीति में, और इसकी बेचैनी देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधन मजबूत है। प्रशांत किशोर बहुत कुछ उनका कर लेंगे, बहुत ज्यादा डैमेज कर लेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो तैयारी वो कर रहे हैं और इस तैयारी में जो उन्होंने अपने रोल बदले हैं, अब तक उनके कंधे पर जनसुराज का भार था, लेकिन जनसुराज के भार को उन्होंने कल ही उतार करके उदय सिंह के कंधे पर दे दिया। फिर उदय सिंह ही क्यों, जबकि उन्होंने कहा था कि पहला जो उनका अध्यक्ष होगा वो दलित होगा। मनोज भारती को उन्होंने बनाया, जरूर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अब ये किसी को पता नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि प्रदेश अध्यक्ष है। खैर, उस रोल से उनको आजादी मिल गई, लेकिन उदय सिंह के साथ साथ उन्होंने आरसीपी सिंह के कंधे पर भी भार डाल दिया और कहा कि मैं अब से आजाद हूं, मैं अब आपके लिए काम करूंगा, न कि जनसुराज के लिए काम करूंगा। यानी जनसुराज का काम तो वो करेंगे, लेकिन उसके कर्ता धर्ता उदय सिंह हो गया है। उदय सिंह को देने के पीछे का कारण था उनका वोट बैंक। राजपूत समाज जो है अपने लिए जमीन तलाश कर रहा है। खुद अपने ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये तो बात जगतानंद सिंह ने ही उनका पांडे टाइटल लगा करके कह दिया था। तो ब्राह्मण और राजपूत, ये दो समाज को जोड़ने के लिए एक प्रशांत किशोर और दूसरा उदय सिंह। इसके अलावे और भी कई लोग हैं, किशोर कुमार मुन्ना हैं, राजपूत समाज के और भी कई नेता हैं। बड़े नामों में उदय सिंह और किशोर कुमार मुन्ना आपको सामने नजर आएंगे। ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में राजपूतों की संख्या अच्छी है। एक तीर से कई शिकार कर दिया है। एक तरफ आपने देखा होगा कि अनंत सिंह, तो उधर संजय, इधर आनंद मोहन, तो उधर संजय सिंह राजपूतों की ठेकेदारी लेकर के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सुनील सिंह उधर ठेकेदारी लेकर के बैठे हुए हैं राजद में। और भी कई नेता राजपूत के हैं, जगतानंद सिंह भी हैं, सुधाकर सिंह हैं, ये सभी राजपूत के नेता माने जाते हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपने लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। इस बीच में एक बड़े राजपूत चेहरे को सामने खड़ा करके, जो हल्ला नहीं करता है, काम करता है, और एक राजनीतिक फैमिली से आता है, जिसका पूरा डाटा भी आपके पास होगा ही कि उनके परिवार में राजनीति का पूरी तरह से पैबस्त है। तो ऐसी स्थिति में उदय सिंह को देकर के उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट खेला है, और ये कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन को डैमेज कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें हम तो लौकुश समीकरण की, लौकुश समीकरण में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के कोर टीम के हिस्सा रहे सुभाष कुशवाहा को अपने पास ले आया है, तो वहीं आरसीपी सिंह को भी ला करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है कि लौकुश समीकरण का जो वोट है करीब 8% के आसपास, उस वोट बैंक को अपने पास वो लेकर के पहुंच गए हैं, और उस वोट बैंक में सेंधमारी करने का उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। जैसे ही आरसीपी सिंह आए, आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो था नीतीश कुमार के गांव पर चढ़ाई करना, नीतीश कुमार के विकास का वहीं से शुरुआत करना। और ये शुरुआत तो हो ही गई थी, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से उनको जाने से रोका गया। इसने एक अलग तरह का लोगों के भीतर जो उत्सुकता पैदा कर दी कि आखिर क्या छुपाना चाहते हैं नीतीश कुमार, कौन सा ऐसा काम है जो उजागर करना चाहते थे प्रशांत किशोर। और ये दोनों दूर विरोधी नीतीश कुमार के एक साथ आ गए हैं, तो इसके मायने हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज जरूर करेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के अति पिछड़ा समाज की बात करें तो उसकी पहले भी चर्चा हमने कर दी। रामबली चंद्रवंशी से लेकर के संतोष महतो, और संतोष महतो से लेकर के बाकी के लोगों को उन्होंने जुटा करके ये संदेश साफ कर दिया। महिला और महिला विंग बना करके उन्होंने ये भी बात स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं को वो प्रतिशत देने वाले हैं, उनकी जितनी भागीदारी है उतनी देने वाले हैं वो। इसके अलावे मुस्लिम समाज से उनका नाता भी रहा है, और मुस्लिम समाज को वो अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। ये सारा समीकरण जोड़ने के बाद जो नजर आता है, उसमें नजर आता है कि एमवाई समीकरण नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं छटक के रहा है, और तेजस्वी यादव इस एमवाई समीकरण पर ही अपनी जमीन खड़ा करते हैं और फाउंडेशन उनका है। लालू प्रसाद ने एमवाई समीकरण खड़ा किया था, हालांकि इसमें उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात की थी उसमें और भी अति पिछड़ा से लेकर के पिछड़ा समाज भी थे, लेकिन अब गैर यादव ओबीसी अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं,
ओबीसी में ही रह करके ही वो अपने आप को अलग महसूस करें, अपने जमीन की तलाश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अति पिछड़ा समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आईपी गुप्ता अब उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक उभर करके सामने आ गए हैं, क्योंकि जब जैसे ही उनका दलित समाज से काट करके उनको ओबीसी में ला दिया, ईबीसी में ला दिया गया, तब से वो काफी कुछ मजबूती के साथ खड़े भी हैं। उनकी पार्टी भी बन गई है और वो अब 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यता अभियान में भी लगे हुए हैं। जितना ज्यादा वो कर पा रहे हैं वो सब कुछ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एमओआई समीकरण प्लस अदर को अगर जोड़ देते हैं तो लगभग 14, 17 और 8% वोट के आसपास 39% पहुंच करके फुल स्टॉप लग जाता है तेजस्वी यादव को। ये 8% वो लोग हैं जो लेफ्ट से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, या फिर जो वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी लेकर के आएंगे। तो ये विनिंग कंडीशन नहीं होता है, मात्र 39 से 40% ही होकर के आता है, अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का 20 से 22% वोट आता है। नीतीश कुमार का 15% कांस्टेंट वोट मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के वोट में कोई संदवारी नहीं होगी। उसके बावजूद 8% अदर के वोट, जैसे चिराग पासवान का एक बड़ा वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में हैं तो उनका भी कुछ वोट प्रतिशत 1-2% आएगा ही आएगा। जीतन राम मांझी का भी लगभग वही स्थिति है। तो ये मिलाकर के इसको भी 8% मान लेते हैं कि 8% अगर महागठबंधन जाएगा तो 8% इधर भी आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पैदा कर रहे हैं दोनों ही गठबंधन में। तो इसका योग जो है वो 42 से 43% के आसपास होता है। यानी कि सरकार बनाने का जो 51% का आंकड़ा है ये भी नहीं पहुंच पाते हैं। इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें हम तीसरे मोर्चे की या फिर प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने सभी खेमे में थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सेदारी रखा है। न तो उनको किसी भी तरह का कोई उज्र है, कोई परेशानी है दलित समाज से, न उनको किसी सवर्ण से परेशानी है, न उनको अति पिछड़ा से परेशानी है, तो न उनको पिछड़ा से परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में वो सारे जो भी समाज है उन सभी समाज को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और हर समाज के नेताओं को अपने यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल कहा भी था, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि आप हमें दूध देंगे तो मैं उसे मथ करके उसका बेहतर जो होगा वो निकाल करके आपको दूंगा। और ऐसा राजनीति में वो कर भी चुके हैं। अब रहा सवाल कि इन सारी चीजों के बाद प्रशांत किशोर अगर अपना कद बढ़ाते हैं या तीसरे विकल्प के रूप में सामने आते हैं तो ऐसी स्थिति में कितनी परेशानी नीतीश कुमार और कितनी परेशानी तेजस्वी यादव को हो सकती है। दोनों की अच्छाइयां और दोनों की खूबियां के साथ साथ दोनों की कमजोरियां क्या हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो चुनौती है वो चुनौती है नीतीश कुमार की अपने लोगों से ही। पहला तो उनके पार्टी के भीतर ही जो अलग अलग गुटबाजी है जिससे वो इनकार करते रहते हैं वो आपको साफ नजर आएगा। 2 लॉबी है, एक बिहार लॉबी, एक दिल्ली लॉबी। ये दोनों लॉबी कहीं ना कहीं सक्रिय है और नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन, इसकी तलाश शुरू हो चुकी है। हालांकि हमारा तो यही मानना है कि निशांत को लेकर के नीतीश कुमार आ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने जमीन तैयार कर ली है। लेकिन उनकी चुनौतियां हैं, 20 साल वो सरकार में रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो उसके साथ साथ एक चुनौती और भी है, 20 साल के बाद प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे। नीतीश कुमार ने 20 साल में क्या किया है, पलायन क्यों इतना है, ये सारे सवाल उनसे पूछे भी जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है उनकी उम्र का। 74 साल की उम्र हो गई है उनकी। कहा यह जा रहा है कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, शरीर उतना साथ नहीं दे रहा। हालांकि हमें तो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जितना एनर्जी अभी दिखा रहे हैं उतनी एनर्जी पहले भी वो दिखाते थे। अभी भी वो निकल जाते हैं घर से, समय के पाबंद है, निकल करके वो पुल पुलिया से लेकर के अपने लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। ये उनकी एनर्जी का एक राज है, बड़ा राज है, जो कि उनको कहीं ना कहीं इस चुनौती से बाहर निकालता है। इसके बाद संगठन कमजोर हुआ है, उसकी भी बात आप कह सकते हैं। आरसीपी सिंह के बाद हटने के उसके बाद से संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने में उनके पार्टी के लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। किसी को ये जिम्मेवारी मिली ही नहीं है या किसी ने इस जिम्मेवारी को लिया ही नहीं है। आरसीपी सिंह आरएसएस की तरह जनता दल यूनाइटेड में कैडर बेस्ड पार्टी बनाने के स्थिति में और उसके रास्ते में निकल पड़े थे, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली थी। उसमें उनको सहयोग मिला था प्रशांत किशोर का भी, और दोनों इसलिए एक साथ आए हैं तो निश्चित रूप से उन दोनों को पता है कि हमने किस तरह से काम किया था। हालांकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जब 1 नंबर से 2 नंबर की बात होने लगती है
कि 2 नंबर पे कौन है नीतीश के बाद, उसके बाद से 2 नंबर वाले को हटाने के लिए हर तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर वाले लोग तैयार हो जाते हैं। यही दोनों के बीच में भी हुआ। इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि असमंजस की स्थिति में है। एनडीए का सबसे दुखद पहलू जो है वो ये है कि नीतीश कुमार को अगुवा मान भी रही है और नीतीश कुमार की परिस्थितियों को देख करके उसे डर भी लग रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पिछला रिकॉर्ड है उससे खंगालने के बाद उसे लगता है कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी बिहार में। इसको लेकर के भी परेशान है कहीं ना कहीं। उससे भी बड़ी बात है कि जो पिछला रिकॉर्ड तो है ही, इसके साथ साथ उसे भरोसा नहीं हो रहा है अपने और बाकी के साथियों पर। अगर नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई तो बाहर करने के बाद क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं? 2015 में तो ऐसा नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के नहीं रहने से सरकार नहीं बना पाई थी भारतीय जनता पार्टी, और ये डर उसको सता रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा एक समस्या ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं हो पा रहा है। अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद अगर एनडीए की ताकत की बात करें तो एनडीए की ताकत में आरएसएस से बड़ा कैडर है। आरएसएस कैडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए को भी फुल सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक बात तो और नजर आती है कि इन सबके साथ साथ चिराग पासवान, जिनका रिकॉर्ड 100% रहा है, पूरी तरह समर्पित हैं और विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है। तो एक कॉन्फिडेंस तो यहाँ जरूर ये फायदेमंद हो जाता है। एनडीए की जो कमजोरी है उसमें नीतीश कुमार का गिरता ग्राफ, जो कि पहले भी हमने बताया आपको, उसको लेकर के परेशान है। सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर के सबसे बड़ा समस्या है। ये इतना उलझ गया है कि सुलझाने के लिए बराबर आप देख रहे हो कि अलग अलग स्तर पर बात हो रही है। कल ही आपने देखा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई, कई तरह की बातें सामने आई। इन सभी बातों को लेकर के जो अंतर पैदा हो रहा है, उसी अंतर को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति। महागठबंधन की बात अगर करें तो महागठबंधन की ताकत और उसकी कमजोरी को अगर नापते हैं आप, तो एक तो सबसे बड़ी उसकी विशेषता यह है या फिर उसकी मजबूती यह है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जैसा 30% के आसपास वोट बैंक वाला एक पार्टी है, जिसके पास MOI समीकरण है। इस समीकरण को बहुत ज्यादा टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यादव तो टूटेंगे नहीं। और मुस्लिम का जहां तक सवाल है, वक्फ बिल के बाद उन्होंने तो अपने लिए एक अलग रास्ता ही चुन लिया है कि जहां जिताऊ कैंडिडेट होगा भाजपा के, गैर भाजपाई दल का या गैर एनडीए का, वहां वो वोट देंगे। ये बात 2020 में भी देखने को मिला, 2015 में भी देखने को मिला। एक भी मुस्लिम जिता करके नहीं ले आए 2020 में नीतीश कुमार, इतना सब कुछ करने के बाद भी। नीतीश कुमार भी कंधे पर सवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी बात कहीं ना कहीं फेवर में जाता है महागठबंधन के। तो ऐसी स्थिति में उसका ताकत है। दूसरा, मुकेश सहनी जैसा मजबूत नेता जिसके पास अपना वोट बैंक है, वो महागठबंधन का हिस्सा है, इसका भी एक फायदा मिलने जा रहा है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट, जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, आपने लोकसभा चुनाव में देखा किस तरह से 2 कैंडिडेट जीत करके आए लेफ्ट से, ये भी एक बड़ी बात है। इन सारी बातों को लेकर के ये महागठबंधन की मजबूती है। लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज जिस तरह से सेंधमारी कर रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी साबित हो रही है महागठबंधन के लिए। कांग्रेस रह करके भी और कांग्रेस बाहर रह करके भी दोनों ही परिस्थिति में कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन से और एनडीए गठबंधन से, दोनों से अगर देखा जाए तुलना करके, तो जनसुराज दोनों में सेंधमारी कर रहा है और दोनों के लिए घातक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, आरसीपी सिंह और पीके का एक साथ आना, यह नीतीश कुमार को कमजोर करता है। और यही वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो रणनीतियां हैं, जिस तरह से जातीय समीकरण को बनाया जा रहा है, बांध करके रखा जा रहा है, यह भी एक बड़ी स्थिति है। यानी कि सीधे तौर पे यह देखा जा सकता है कि कल तक प्रशांत किशोर एक राजनेता के रूप में दोनों गठबंधन से लड़ रहे थे, तब तक प्रशांत किशोर कमजोर थे। लेकिन आज प्रशांत किशोर नहीं, बल्कि जनसुराज और जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह और आरसीपी सिंह, ये दोनों एनडीए गठबंधन और महागठबंधन से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व जो है, जिसकी रणनीति जो है वो बना रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं तो उसका फायदा और घाटा क्या होगा ये सबको पता है। और इसी पर आकर के आज के नोट में हम भीतर की बात में आपसे विदा लेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या दोनों गठबंधन पर प्रशांत किशोर की ये रणनीति और उनका नया रोल, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक होने का जो ठप्पा था उसको हटा करके एक रणनीतिकार के रूप में काम करना शुरू किया है, तो ये कितना ज्यादा बदलाव लाएगा बिहार की राजनीति में और इससे कैसे पार पाएंगे एनडीए और महागठबंधन के नेता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।